अक्सर मैंने देखा है अधिकारियों के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके कमरे बंद होते हैं, खटखटा के अंदर आना पड़ता है। आज मैं आया तो आपका कमरा खुला हुआ था, इसके पीछे का राज क्या है? नहीं, देखिए, दो चीज़ें होती हैं। नमस्कार, मेरे चैनल सुपर प्रदर्शक में आप लोग का बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं लखनऊ ज़िला में हूँ और यहाँ के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह जी मेरे साथ में मौजूद हैं। अभी तक इस चैनल के माध्यम से मैंने अशासकीय विद्यालयों का एक औचक निरीक्षण किया है, जिसमें बहुत सारी समस्याएं निकल कर के आई हैं। और इस चैनल का सबसे बड़ा मुहिम है कि सरकारी विद्यालयों के प्रति जो लोगों का रुझान कम हुआ है, लोग समझते हैं कि इन विद्यालयों में पढ़ाई नहीं होती है, तो ये चैनल सरकारी विद्यालयों को बढ़ावा देने के लिए आगे प्रयासरत रहा है और आगे प्रयास करता रहेगा। सर, पहले तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने हमें इतना समय दिया और आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल में। धन्यवाद आपका भी। सर, अभी तक मैंने शासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों का एक निरीक्षण किया है। हालांकि मैंने राजकीय स्तर में भी कुछ विद्यालयों में जाने का प्रयास किया, लेकिन वहाँ के प्रधानाचार्य जी ने मुझे कहा कि आप जिला विद्यालय निरीक्षक साहब का एक लेटर लेकर के हम आपको विद्यालय में आने की अनुमति देंगे। तो हम आपसे एक छोटी सी एक स्वीकृति चाहेंगे कि आप हमें इस चैनल के माध्यम से एक स्वीकृति दें, ताकि हम राजकीय स्तर में भी जा करके बच्चों के समक्ष विद्यालयों को प्रस्तुत कर सकें और उनको जो अभाव है सरकारी शिक्षा को लेकर के वो एक मिथ ख़त्म कर सकें। नहीं, बिल्कुल, आपका या किसी भी अभिभावक का या किसी भी नागरिक का अधिकार है कि जो भी विद्यालय हैं वहाँ जा कर के वहाँ के जो सहूलियतें हैं, अच्छी चीज़ें हैं, उनको भी देखें और सकारात्मक सोच के साथ अगर कोई कमी दिखती है तो उसको भी देखें। क्योंकि देखेंगे, अगर उसके आधार पे किसी तरीके का उनका मंतव्य आएगा तो विद्यालय के जो प्रधानाचार्य हैं, हम हैं, या शासन या विभाग की तरफ से उसमें कुछ सकारात्मक पहल की जा सकेगी। और अगर कोई चीज़ कोई नहीं देखता है तो निश्चित रूप से फिर जो वस्तुस्थिति है वही बनी रहेगी। तो आपको इसलिए भी मैं सभी प्रधानाचार्यों से अनुरोध भी करूँगा कि कहीं कोई चीज़ दिखना चाहते हैं तो आप देख सकते हैं, उसको कोई तरह रोक टोक नहीं होगी। तो मतलब आप मुझे अनुमति देते हैं कि मैं सरकारी विद्यालयों में जा करके? आप ही नहीं, हम तो ये चाहते हैं कि सारे लोग, एक जो गरिमा होती है कि जिसमें कक्षाएं चल रही हों उसमें कक्षाएं न डिस्टर्ब हों, या जो इस तरह की जैसे परीक्षा का टाइम है तो उस पीरियड को छोड़ करके बाकी तो बच्चे भी हैं वो भी जा कर के खेलते कूदते हैं वहाँ परिसर में, अभिभावक भी जाते हैं। इस तरह के हमारे यहाँ रोक नहीं होती विद्यालयों में। बस ये होता कि जो बालिकाओं के विद्यालय हैं या जो परीक्षा का समय है या जो कक्षाओं का समय है वहाँ पे थोड़ी सावधानी बरती जाती है। तो आप खुद ही उस चीज़ को एहसास करेंगे कि यहाँ कहाँ पे हमको जाना चाहिए, क्या नहीं जाना चाहिए। जो जाने लायक जगह वहाँ हर जगह आप जा सकते हैं। नहीं सर, जैसे आपने हमें अनुमति दे दी है, हम प्रधानाचार्य से भी इसकी अनुमति लेंगे। अगर वो हमें अनुमति देंगे तो हम बच्चों के कक्ष में जाएंगे। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल। सर, मेरा दूसरा सवाल आपसे ये है कि उत्तर प्रदेश में असल में जो शिक्षा व्यवस्था अभी चल रही है, आपके अनुसार क्या उसमें किसी प्रकार के भी और संशोधन होने चाहिए, या जिस प्रकार की शिक्षा व्यवस्था अभी वर्तमान में चल रही है वो उपयुक्त है? नहीं, देखिए, कोई भी शिक्षा कोई भवन का निर्माण नहीं है कि हमने भवन पूर्ण कर लिया है, अब उसके आगे उसके एक्सटेंशन की आवश्यकता नहीं है। शिक्षा एक सतत प्रक्रिया है। समय के साथ जो नई बातें हैं उनको शिक्षा में, बच्चों के मध्य में, पाठ्यक्रम में उसको जोड़ा जाना चाहिए। जो नई सहूलियतें प्रदान होती हैं या प्राप्त होती हैं जिसमें कि हम सुखद अच्छे वातावरण में शिक्षण कार्य कर सकें या बच्चे अच्छे से बैठ करके शिक्षा प्राप्त कर सकें, ये लगातार करते रहना पड़ेगा, उसको कहीं भी ब्रेक नहीं किया जा सकता। रही बात ये कि आज के डेट में और पिछले हम कुछ वर्षों पहले देखें तो बहुत चीज़ें बदली हैं। पहले कक्षों में पंखे जब हम लोग पढ़ते थे सोचने के लिए बात ही नहीं थी कि बिजली भी होगी और लाइट भी जल सकती है या पंखा भी होगा। अब आज की डेट में है कि बहुत सारे विद्यालयों में जो कच्ची फर्शें थी वहाँ टाइल्स लग गई हैं, जहाँ पे छत पे कुछ नहीं था वहाँ पंखे लटक गए हैं, बिजली के बोर्ड लग गए हैं, सीसीटीवी कैमरा लग गया है, वॉइस रिकॉर्डर तक लग गए हैं हर क्लासरूम में। और बोर्ड ने ये भी तय कर दिया कि यूपी बोर्ड के या जो भी सीबीएसई बोर्ड आज के भी विद्यालय हैं वहाँ पे भी कि इन सारी फैसिलिटी के बाद ही मान्यता प्रदान की जाती है। तो बहुत चीज़ें हैं कि जो बदल रही हैं और आगे भी बदलती रहेंगी, तो इसको हम ब्रेक नहीं कर सकते कि अब हमारी सारी चीज़ें पूर्ण हो गई हैं। सर, राजकीय स्तर पे तो अभी विद्यालय का मैं निरीक्षण नहीं कर पाया हूँ। पापा ने अनुमति दी है तो मैं जा करके देखूंगा, अगर उसमें कुछ कमियां होंगी तो मैं आपसे बिल्कुल डिस्कस करूंगा। लेकिन अशासकीय स्तर में विद्यालयों में जो मैंने देखा है अभी तक, भवन पूरी तरह जर्जर हो चुके हैं। बहुत सारे ऐसे विद्यालय देखने को मिले जहाँ पर
शौचालय उपयुक्त मात्रा में नहीं देखने मिले जिस हिसाब से बच्चों का अनुपात है। बैठने की उचित व्यवस्था नहीं है, या शासकीय विद्यालयों की मैं बात कर रहा हूँ, पंखे भी नहीं हैं, फर्श भी कच्ची देखने को मिली। इस तरह से बहुत सारी दुर्लभ स्थितियों में मैंने बच्चों को बैठते हुए देखा है। और वहाँ के प्रधानाचार्य से भी मैंने इसके बारे में जानकारी ली, तो उन्होंने बोला हमने शासन को लिख करके दिया है, और जैसा कि बोला जाता है कि विद्यालयों को, अशासकीय विद्यालयों को जो सहायता प्राप्त होती है उन्हें किसी प्रकार का ऐड नहीं दिया जाता, केवल जो वहाँ पे शिक्षक पढ़ाते हैं उनकी तनख्वाह दी जाती है। तो किसी प्रकार का ऐड जब तक विद्यालयों को नहीं दिया जाएगा तो इन विद्यालयों की स्थिति कैसे सुधरेगी सर? हाँ, इसमें दो चीज़ें हैं। देखिए, ये जो आपने देखा है वो निश्चित रूप से वो सही होगा कि अगर कहीं पे पूरा स्टाफ, प्रबंधक, प्रधानाचार्य, सारे लोग अगर एक टीम के साथ मिल करके काम कर रहे हैं तो उस दशा में अभिभावकों का विश्वास होगा, बच्चे आएंगे अधिक संख्या में, और जो उनसे विकास शुल्क से लेकर के तमाम सारे मदों में शुल्क भी संकलित होता है और वो अच्छी मात्रा में होगा तो अच्छे वो कार्य भी करेंगे। लेकिन कहीं पे अगर इस टीम भावना का अभाव हुआ या छात्र संख्या घटती है तो जो बच्चों के से आने वाला इस रूप में शुल्क है वो भी कम होगा, और फिर छोटे मोटे कार्य में भी हो सकता दिक्कत आए। क्योंकि ऐसे भी विद्यालय हैं जो अपना कंस्ट्रक्शन करा रहे हैं, अच्छी पुताई करा के रखे हैं, टाइल्स लगवा रखे हैं, बिजली पानी सारी चीज़ें, आर ओ, वाटर कूलर सब कुछ लगा रखा है, वो भी अपने ही संसाधनों से कर रहे हैं। लेकिन उनकी अच्छी पहल के साथ जो वहाँ पे पूरे प्रबंधक से लेकर के हर स्टाफ एक टीम के साथ काम कर रहा है, तो ये चीज़ें हैं। कुछ जगहों पे जहाँ पे खींचतानी आपस की लड़ाई है, वहाँ पे अगर ईंट सरक गई तो ईंट कोई रखने वाला नहीं है तो अगली ईंट भी सरकेगी। कोई फर्नीचर में अगर एक पेंच ढीली हो गई तो उसको अगर नहीं बनवाया जाएगा तो पूरा फर्नीचर ख़राब होगा। तो जहाँ पे वैमनस्यता है या अच्छी भावना से लोग काम नहीं कर रहे हैं, वहाँ पे जो आप बता रहे हैं ऐसी भी स्थितियाँ हैं। कुछ हमारे भी संज्ञान में, वहाँ पे हम कोशिश कर रहे हैं कुछ चीज़ को सही कराया जाए। और रही बात सरकार के लेवल पे भी इस चीज़ को किया जा रहा है कि जो विद्यालय ऐसे हैं कि जिनमें अभी तत्काल मदद की आवश्यकता है, तो इसमें अभी हमारे जो असहायता प्राप्त जो विद्यालय हैं तो एडेड स्कूलों में प्रोजेक्ट अलंकार के तहत किया गया है कि वो पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन कराएं, और यदि वो जितनी भी धनराशि अपने सुसंगत खाते के माध्यम से उपलब्ध कराएंगे उतनी धनराशि सरकार निःशुल्क उस पर उनको उपलब्ध कराएगी। तो कुछ विद्यालयों के द्वारा उस पर रुचि भी ली जा रही है। तो ऐसे में इसी के माध्यम से भी सरकार ने एक द्वार खोला है कि आप के विद्यालय में जितना धनराशि इस कंस्ट्रक्शन वर्क या इस तरह के मामलों में उपलब्ध कराएंगे उतनी ही मात्रा में धनराशि बिना किसी शर्त के सरकार उपलब्ध कराएगी। तो अच्छी पहल चल रही है, चूँकि संख्या भी काफ़ी है तो अब ये नहीं हो सकता कि एक ही साल में सारा चीज़ कवर कर लिया जाए, लेकिन ये लक्ष्य चल रहा है और जल्दी ही हम लोग इस चीज़ को शासन के निर्देशानुसार सही करा पाएंगे। सर, सबसे प्रमुख समस्या जो निकल करके आई है विद्यालयों में, खास तौर से शिक्षकों की बहुत भारी कमी है। अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों में बहुत ज़्यादा कमी है। साइंस जैसे महत्वपूर्ण विषयों के शिक्षक प्रवक्ता पद खाली हैं, उपस्थित नहीं हैं। काम चलाया जा रहा है किसी भी तरह से, तो ये काम चलाना कहीं बच्चों के भविष्य के साथ में काम चलाना तो नहीं है। जब भी मैं वहाँ के प्रधानाचार्य जी से मैं पूछता हूँ तो यही कहते हैं हमसे अध्याचन तो हर बार मांगा जाता है लेकिन नियुक्तियाँ नहीं हो पा रही हैं। ऐसा क्यों? नियुक्तियों के बारे में तो आप खुद ही देखते होंगे कि लगातार रिजल्ट आ रहे हैं, लोगों की ज्वाइनिंग हो रही है, और अब यह है कि एक साथ सारे विषयों की परीक्षा करा करके चयन बोर्ड नहीं दे सकता, लेकिन विषयवार हमारे ख्याल से कि हर 2-4 महीने के अंतराल पे एक भारी संख्या में लोग आ रहे हैं। और बहुत ज़्यादा संख्या की कमी इसलिए नहीं कर सकते कि कुछ विद्यालय की एकदम अपवाद स्वरूप चीज़ें हम नहीं करते कि वहाँ पे ऐसा नहीं होगा, लेकिन बहुत सारे विद्यालयों में सरप्लस टीचर हो गए हैं जितने उनकी आवश्यकता है। एक विषय के बच्चे एक सेक्शन अगर है तो उससे ज़्यादा वहाँ पे उपलब्धता हो गई है, तो ज़्यादा भी हैं, ऐसा नहीं कि हर जगह कम ही हैं, लेकिन जहाँ कम है वहाँ पे भी जो अध्याचन गया है उसके सापेक्ष चयन बोर्ड चयनित करके शिक्षकों को भेज रहा है और लगातार एक प्रक्रिया हमारी चल रही है। सर, अभी एक प्रकरण आपके सामने आया होगा, आपदा की स्थिति में इटौंजा का एक विद्यालय है राष्ट्रपिता स्मारक इंटर कॉलेज, जहाँ पे बालिकाओं का शौचालय क्षतिग्रस्त हो गया था। तो उसके लिए किसी प्रकार की कोई योजना सरकार के अंतर्गत चली जिसमें इन तरह के शौचालय का निर्माण वापस कराया जा सके? हाँ, वहाँ के प्रिंसिपल साहब का पत्र में मिला था, और चूँकि उनके यहाँ खाते में पैसा है
और उसके निर्माण के लिए हमने सहमति भी दे दी है। तो उसका हमारे ख्याल से विद्यालय खुलने से पहले कार्य पूर्ण भी हो जाएगा। सर, एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल आपसे करना है। विज्ञान जैसी प्रयोगशालाओं में चतुर्थ श्रेणी कर्मचारी न होने की वजह से बहुत सारे ऐसे विद्यालय हैं जहाँ की प्रयोगशालाएं धूल खा रही हैं, जो मैंने जा करके अपने चैनल के माध्यम से कवर भी किया है। वहाँ के जो प्रवक्ता पद पे जो शिक्षक बैठे हैं, मैंने उनसे पूछा तो बोले हम बच्चों को पढ़ाएं या हम लेबोरेटरी सेट करें या हम धूल झाड़ें। इसके लिए चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्तियाँ क्यों बंद हो गई, कुछ बताना चाहेंगे? इसमें हम दो बातें कहेंगे। एक तो हमें इस मिथक से ऊपर आना चाहिए कि जहाँ हम बैठते हैं हमारी कुर्सी, हमारी मेज़, हमारे घर का आंगन कोई और साफ़ करे, तभी हम उसमें सोएंगे, रहेंगे, बैठेंगे, काम करेंगे। ये मिथक आज के समय में प्रासंगिक बहुत नहीं रह गया है। रही बात अगर लैब की है, अगर हम उसमें प्रयोग कर रहे हैं, आ जा रहे हैं, उसमें बच्चों का आवागमन है, तो ऑटोमेटिक वो साफ़ हो जाता है। दूसरी चीज़ यह है कि जो चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों की नियुक्ति का मैटर है, उसमें चूँकि 2011 से लगातार मैनेजमेंट के द्वारा ये था कि हमें पूर्ववत भर्ती करने की अनुमति मिले और विभागीय आदेश के तहत था कि उसको सर्विस प्रोवाइडर के माध्यम से आप चतुर्थ श्रेणी कर्मचारियों को रखें। इसको लेकर के एक लंबी लड़ाई चल रही थी और जो आकर के माननीय सर्वोच्च न्यायालय के आदेश जो भी हमारा आया है लगभग 5-6 महीने पहले, तो उसके बाद से उन्होंने माननीय न्यायालय ने बिल्कुल उस स्थिति को सुस्पष्ट कर दिया है। और अब जो भी विद्यालय चाहें वो अपना भर्ती की प्रक्रिया माननीय न्यायालय के निर्देशों और जो विभाग या शासन के आदेश हैं उसके क्रम में जारी कर सकते हैं। सर, आपके हिसाब से अशासकीय सहायता प्राप्त विद्यालयों की स्थितियाँ कब खुद सुधरेंगी? क्या प्रयास आप लोग करेंगे? जो मैंने अभी तक आपको बताया है, जो मैंने देखा है, मैंने आपको वही बताया है। निश्चित रूप से आपने जो देखा है और कहीं कहीं वो चीज़ें हम भी देखते हैं, और जहाँ पे हम देखते हैं तो वहाँ पे दो बातें मेरा होता है कि देखिए, संसाधनों का रोना अगर हम रोएं, अगर हमारे घर में कोई गेस्ट आया है या हमें तात्कालिक कोई आवश्यकता पड़ी है, हम ये नहीं कर सकते कि हमारी जेब में जब 1000 रुपया होगा तभी हम सब्ज़ी लेने जाएंगे। अगर हमारे पास 50 रुपया तो 50 रुपये के हिसाब से अपना काम तो चलाना शुरू करें। तो उसी तरीके से जो हमारे शिक्षक हैं, हमारे प्रधानाचार्य हैं, प्रबंधक साथी हैं, जो भी शिक्षणेतर कर्मचारी हैं, सभी को मैं फिर ये अनुरोध करता हूँ कि अपनी अपनी चीज़ों को थोड़ा सा सुधारिए। जो पुराने विचार हैं, आचार हैं, उनमें थोड़ा परिवर्तन लाने की ज़रूरत पड़ेगी। आज की डेट में कोई को कि हम पुराने ज़माने के हिसाब से रह लें, वो संभव नहीं होगा। तो अगर हम पुराने प्रधानाचार्य का जिस समय पढ़ते थे वो वाला कंसेप्ट लेकर के प्रधानाचार्य का कार्य करेंगे, उस समय के प्रबंधक के हिसाब से करेंगे। आज की डेट में जैसे अभी माध्यमिक शिक्षा परिषद के द्वारा तमाम सारी जानकारियाँ ऑनलाइन अपलोड की जा रही है, तो विशेष रूप से जो हमारे अनएडेड स्कूल हैं वहाँ पे प्रबंधक की जिम्मेदार होता है, तो उनको भी हाईटेक होना पड़ेगा, उनको सफाई में भी निपुण होना होगा, उनको थोड़ी तकनीकी ज्ञान भी होगा कि हमारी कौन सी मेज़ हिल रही है, कौन सी कुर्सी टेढ़ी हो रही है, उसको कब कैसे सुधार कर लें। बिजली का बोर्ड और स्विच अगर ख़राब हो गया है तो इसको ये नहीं है कि किसी पर्टिकुलर पार्ट पे ही आएगा। जो 10 रुपये का काम उसको सही नहीं होगा तो 1000 रुपये का काम बन जाएगा। तो हम इसको कोशिश करें कि 10 रुपये का जब काम था तभी उसको दुरुस्त करा लें। तो इस तरह की तमाम चीज़ों को थोड़ा सा एक्टिव होना पड़ेगा। और मेरा फिर वहाँ भी यही प्रयास रहता है कि हर आदमी अपनी अपनी जिम्मेदारियों को जो है वो तो करे ही करे, और जो उसके थोड़ा सा इतर है, क्योंकि हम लोगों का जो सम्मान है, जो समाज में स्थान है, जो दाल रोटी है, वो उसी प्रक्रिया से चल रही है। तो इसलिए हमारे बच्चे या हमारे अभिभावक या हमारे उस विद्यालय या कार्यालय की जो गरिमा है वो भी हमारे उसी सम्मान की तरह ही जुड़ी है। जैसे हम अपने सम्मान के विपरीत बात बर्दाश्त नहीं करते हैं, फिर ये होता है कि भाई अब शिक्षा विभाग के अधिकारी या कर्मचारी से आप ऐसी बात करते हैं, आप गुरु जनों से आप गलत शब्द नहीं बोल सकते हैं। दूसरे व्यक्ति का एक बार कोई आदमी माफ़ कर देता है, लेकिन अगर किसी शिक्षक के साथ अगर आपका कोई भी शब्द थोड़ा भी मर्यादा के विपरीत हुआ तो आदमी दूसरा भी टोक देता है कि नहीं, आपको इस तरह से बात नहीं करना चाहिए। तो वो जिससे हम अपने सम्मान को उसको पवित्र रखना चाहते हैं, वैसे मेरा ये अनुरोध रहता है फिर कि आप सभी लोग मिल करके उस विद्यालय के सारी व्यवस्थाओं को, साफ़ सफाई का उसी तरीके से ध्यान रखेंगे तो अपने आप धीरे धीरे व्यवस्था सुधरनी होगी।
और जब हम अपने सुधार के लिए प्रयास करेंगे तो मैंने इस बारे में मुझे 100% सफलता मिलती है कि फिर अभिभावकों का वहाँ विश्वास मिलता है, फिर अभिभावकों का सहयोग मिलता है। और जब अभिभावक और वहाँ के शिक्षक, शिक्षणेतर कर्मचारी, प्रधानाचार्य हम लोग एक यूनिट में काम करेंगे तो हम उसी परंपरा के तहत फिर पहुँच सकते हैं। जैसे पहले हमारे यहाँ गुरुकुलों में कोई इस तरह का अनुदान थोड़े होता था। जो आसपास के लोग थे, जो शिक्षक थे, जो छात्र थे, सबके लिए कुछ न कुछ व्यवस्थाएं थीं, जिम्मेदारियां थीं, उसको पूरा करते थे। जो छात्र थे वो भिक्षाटन करते थे। भिक्षाटन का मतलब नहीं था कि वो अठन्नी चोन्नी वाली जो बात है वो एक जाते थे, और जब भी कोई छात्र किसी के दरवाजे पे जाता था तो जो बेस्ट परफॉर्मेंस उसकी होती थी वो उस छात्र को उपलब्ध कराता था, क्योंकि वो छात्र के लिए व्यक्तिगत नहीं था, गुरुकुल के लिए था। तो ये चीज़ें कर किया जा सकता है, बशर्ते कि हमने कुछ विश्वास खोया है तो उसको बनाना पड़ेगा, और अभिभावकों में, लोगों में ये विश्वास हो कि हम जो यहाँ विद्यालय में सहयोग कर रहे हैं वो जाया नहीं जाएगा, वो किसी अच्छे रूप में, मूर्त रूप में हमें दिखाई देगा। अगर हम इस चीज़ को विश्वास दिलाएंगे तो जाहिर सी बात है कि जो सरकार की तरफ से योजनाएं चलाई जा रही हैं, जो विद्यालय में उपलब्ध संसाधन हैं, जो अभिभावकों एवं दूसरे समाज के लोगों का सहयोग है, मिल के जा रहेगा। ये तो अच्छी बात है कि वहाँ पे हमारे इतनी अर्ह लोग, इतने अच्छे वेतन पाने वाले, इतने अच्छी मर्यादा के लोग वहाँ पे काम कर रहे हैं। लेकिन थोड़ी सी कहीं कहीं पे जहाँ पे लोगों में आपसी खींचतान की स्थिति बन गई, वहाँ पे थोड़ा सा माहौल ख़राब हुआ है, तो उसी चीज़ को दुरुस्त कराना है और एकता लाए। सर एक अंतिम सवाल आपसे लेंगे क्योंकि बहुत समय बहुमूल्य है आपका और हम अपने इतना समय दिया। ऑनलाइन शिक्षा, इस चैनल का बहुत बड़ा मोटिव रहा है ऑनलाइन शिक्षा पे बात करने की। कोविड महामारी में ऑनलाइन शिक्षा का समावेश हमें देखने को मिला, लेकिन बच्चों के पास में मोबाइल जैसा महत्वपूर्ण एक, इसको हम कह सकते हैं उपयोगी था हमारे लिए संसाधन, और इंटरनेट जैसी फैसिलिटी ग्रामीणांचल क्षेत्रों के बच्चों के पास तो बहुत कोसों दूर था। आपके अनुसार क्या इस ऑनलाइन पोर्टल में चेंजेस होने चाहिए ताकि आने वाले समय में, क्योंकि हम विज्ञान की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, इस तरह की बीमारियां आए दिन लगी रहेंगी, तो क्यों नहीं हम कोरोना जैसी महामारी से सबक लेकर के ऑनलाइन शिक्षा व्यवस्था की तरफ और सुदृढ़ हो जाएं, और उसमें किस तरह से चेंजेस करें जिस प्रकार के बच्चों को अभी परेशानी है, शिक्षकों को परेशानी वो आगे भविष्य में ना आए। आप क्या सुझाव देना चाहेंगे? देखिए, जो 2020 में अचानक कोरोना के कारण परिस्थितियां बदलीं, उसमें चूँकि लॉकडाउन पूरी तरह से लागू कराया गया, और उस लॉकडाउन को लेकर के मानसिक स्थिति बच्चों की तो छोड़िए, वो तो उछल कूद करने वाले, हमेशा चारदीवारी के बाहर भागने के प्रयास करने वाले, चंचल स्वभाव के लोग होते हैं। हम जैसे लोग भी उस चीज़ को बर्दाश्त नहीं कर पा रहे थे कि एक कमरे में रहना, एक घर में रहना। तो उस कंडीशन में कैसे बच्चों को डाइवर्ट किया जाए, कैसे बच्चों को सकारात्मक दिशा में प्रेरित किया जाए, इसके लिए सोच उस समय की गई थी कि बच्चे कम से कम जो गेम खेलने में या यहाँ वहाँ पे कर रहे हैं, वो यहाँ पे ऑनलाइन शिक्षा के माध्यम से कुछ जानकारी तो प्राप्त करेंगे। मैं इस बारे में बिल्कुल कन्फर्म हूँ कि जो ऑनलाइन शिक्षा है, कभी भी जो हमारी क्लासरूम की शिक्षा है उसके बराबर नहीं हो सकती। जो शिक्षक के चरणों में, शिक्षक के सम्मुख बैठ करके छात्र ज्ञान प्राप्त कर सकता है, तो उसका वर्चुअल कोई माध्यम नहीं हो सकता। लेकिन जहाँ कुछ नहीं था, हमारी कक्षाएं बंद हो गई थी, शिक्षक भी जो जहाँ फंसा था वहीं फंस गए थे, निकल नहीं पा रहे थे लोग, तो ऐसे में एक बहुत सराहनीय पहल हुई, और जो हम लोगों की उम्मीद थी कि कितने लोग कैसे कर पाएंगे, लेकिन जैसे जैसे चुनौतियाँ आई, जैसे जैसे लोगों ने समस्याएं बताई, वैसे वैसे उसका समाधान भी किया गया। कि जैसे था कि मोबाइल सबके पास नहीं है, उस समय नेचुरल है कि आज के 2 साल पहले की जो नेटवर्किंग, जो मोबाइल का स्टेटस था, नहीं था। आज हम उससे 50% आगे बढ़ चुके हैं 2 साल में। जितने अगर हमारे पास उस समय बच्चों के पास, उससे दूने के पास आज की डेट में है। पहले जहाँ नेटवर्क नहीं तो उससे ज़्यादा क्षेत्रों में नेटवर्क हो गया है, जहाँ पहले बिजली नहीं तो उससे ज़्यादा एरिया में बिजली हो गई है। तो हर चीज़ में बदला भी है। तो आगे अगर कोई ऐसी चुनौती आती है हमारे लोगों के सामने, तो हम ऑनलाइन कक्षाओं का भी संचालन कराने की स्थिति में आ रहे हैं, क्योंकि उसमें पहले मोबाइल पे था, व्हाट्सएप पे था। उसमें रियलिटी ये थी कि हम या हमारे बहुत सारे साथी गूगल मीट क्या है, जूम मीट क्या है, ऑनलाइन कक्षाओं का क्लासरूम ऐप क्या है, ये तमाम चीज़ें हम ही नहीं जानते थे। लेकिन जब ज़रूरत पड़ी तो हम लोगों ने क्लासरूम ऐप भी यूज किया, हम लोगों ने गूगल मीट, व्हाट्सएप ग्रुप, ऑनलाइन
ये आपका वीडियो कॉलिंग तमाम सारे तरीक़ों से वाकिफ़ हुए और तथा स्वयं प्रभा चैनल के माध्यम से, दूरदर्शन के माध्यम से जो बच्चे फिर भी नहीं जुड़ पा रहे थे, ये मानते हुए कि टीवी तो कहीं न कहीं वो देख सकता है, तो हर उसका वीडियो बना करके उसमें हमारे शिक्षकों ने भी बहुत मेहनत की कि जो शिक्षक सीधे क्लासरूम में पढ़ाने के अभ्यस्त थे, उनको यह हुआ कि आभासी रूप से पढ़ाइए, कि आप ये महसूस करिए कि विद्यालय कक्षा में बच्चे नहीं हैं, तब भी कि कक्षा में बच्चे बैठे हैं, या सोच करके आप उसकी रिकॉर्डिंग करिए। और संसाधन भी नहीं होते थे, रिकॉर्डिंग रूम भी नहीं थे, स्मार्ट क्लासेज भी बहुत ही इक्का दुक्का कहीं ज़िले में थीं, और वहाँ जा करके लाइन लगा करके शिक्षक वीडियो बनाए, वो भी NCERT से अप्रूव्ड होता था, उसमें तमाम चीज़ें करेक्शन भी उसमें कराया जाता था, और तब जा कर के वो टीवी पे प्रसारित होता था। तो एक काफ़ी हम लोगों ने उसको सीखा, अनुभव लिया और उसको आगे बढ़ाए, और आगे अगर कोई चुनौती आती है तो चूँकि हम लोग अब उस दिशा में बढ़ चुके हैं, तो हमको केवल अपने को मॉडिफाई करना होगा, बेसिक हमारा वो तैयार हो चुका है। तो उसके लिए किसी प्रकार की टीचरों को ट्रेनिंग दी जाएगी और स्मार्ट क्लासेस हर विद्यालय में दिए जाएंगे, इस तरह से मैं समझूं? हाँ, नहीं देखिए, ट्रेनिंग तो हमेशा होती है कि ट्रेनिंग और एक वर्कशॉप वाला जो कंसेप्ट है कि जब भी हम एक प्रक्रिया में कार्य करना शुरू करते हैं तो हम सोचते हैं कि लास्ट तक हम ऐसे ही चलेंगे। तो समय के साथ हर साल, हर 5 साल, हर 2 साल बाद कुछ कुछ चीज़ें बदलती हैं। तो अगर प्रशिक्षित नहीं होंगे, उनको नई नई बातों से अवगत नहीं कराया जाएगा, तो फिर पुराने ही ढर्रे चलते रहेंगे जो आउटडेटेड हो जाएंगे, निष्प्रयोज हो जाएंगे। तो इसलिए ट्रेनिंग का भी पार्ट आवश्यक है। जो टीचर कुछ चीज़ें अच्छी सीख करके कहीं कर रहे हैं, उनके माध्यम से वर्कशॉप भी कराई जाए, ताकि दूसरे जो शिक्षक किसी कारण से वहाँ तक नहीं पहुँच पाए हैं तो उन अच्छे अनुभवों का लाभ लें। और इस संबंध में मैं आपको अवगत कराना चाहूँगा कि मंडलायुक्त लखनऊ महोदय के द्वारा अभी जुबली इंटर कॉलेज का निरीक्षण किया गया था, और वहाँ पे जो प्रैक्टिकल का इशू था कि बच्चे जैसे प्रैक्टिकल कर रहे हैं तो कैसे कैसे क्या क्या सावधानी A to Z उनकी पूरी प्रैक्टिकल का जो कंसेप्ट है वो जाने। ये नहीं कि जो किताब में कुछ वर्ड लिखे गए हैं उन्हीं वर्डों से उनको वाकिफ़ करा दिया गया, कैसे उनको पकड़ना है, कैसे नली को करना है, क्या पाउडर डालना है, क्या केमिकल डालना है, कैसे वॉश करना है, इवन कि जो उसके बाद प्रोडक्ट है वो किस क्या क्या रूप कैसे डिस्पोज्ड होगा, तमाम चीज़ों के बारे में सर ने खुद जानकारी दी। और उनकी प्रेरणा से इस समय 10 बजे से 2 घंटे का प्रशिक्षण कार्यक्रम चल रहा है, जिसमें संयुक्त शिक्षा निदेशक महोदय, हमारे DSO साहब, मैं स्वयं, हमारे मंडलीय विज्ञान अधिकारी जो हैं, ये सभी लोग, और जनपद के हमारे राजकीय के भी उनको किया गया है कि जितने भी विज्ञान विषय के सहायक अध्यापक या लेक्चरर हैं वो सभी प्रतिभाग करते हैं, और सबके अनुभव बड़े अच्छे आ रहे हैं। तो इस तरह की चीज़ें चल भी रही हैं कि ताकि हम अपडेट होते रहें और बच्चों को सबसे आधुनिक शिक्षा दे सकें। सर, जाते जाते एक अंतिम सवाल। अक्सर मैंने देखा है अधिकारियों के जो वरिष्ठ अधिकारी होते हैं उनके कमरे बंद होते हैं, खटखटा के अंदर आना पड़ता है। आज मैं आया तो आपका कमरा खुला हुआ था, इसके पीछे का राज क्या है? नहीं देखिए, 2 चीज़ें होती हैं। एक तो अगर आप कमरा खोल के बैठेंगे तो न तो केवल बाहर की हवा, बल्कि बाहर का समाचार भी आपको बेधड़क मिलता रहेगा। दूसरी चीज़ होती है कि मेरा जो अनुभव रहा है कि बहुत सारे हमारे विभाग के या हमारे समाज के लोग हैं जिनको अभी भी एक अधिकारी से मिलने में संकोच होता है कि अंदर पता नहीं कैसे वो स्वभाव का व्यक्ति, किस रूप रंग काठी का व्यक्ति किस भावना से बैठा है। तो उसमें कभी कभी बाहर के लोग उसको मिसगाइड कर देते हैं कि नहीं आज तो नहीं मिल सकते हैं, और आज तो बड़ा साहब गुस्से में हैं। ऐसे हम लोग भी झेले हैं, जब हम लोग भी पढ़ते थे, अपने काम से जाते हैं, अभी भी जाते हैं, तो जहाँ पे दरवाजे बंद होते हैं हम लोग भी संकोच करते हैं, पता नहीं कैसे क्या होगा। तो जो भी बाहर वाले ने बता दिया वही मान लेते हैं। तो इस अनुभव से देखते हुए मैंने हमेशा, आज ही नहीं, मैंने जब से अपनी जॉब को शुरू किया है तब से मैंने कभी अपने दरवाजे को बंद नहीं किया। और खुले रहने से न तो हमें AC की भी ज़रूरत नहीं पड़ती, न कूलर की कभी ज़रूरत पड़ती है। ऑटोमेटिक प्राकृतिक हवा मिलती है, और लोगों का जो मिलना जुलना होता है, अगर दिन भर में हमने किसी भी ऐसे व्यक्ति से मिल लिया कि जो शायद मेरा दरवाज़ा खुला न होता तो न मिल पाया था, अगर ऐसा मिल गया तो मैं उस दिन का अपना जो अगर थोड़ा मोड़ा पसीना भी हुआ है तो उसको धन्य मान लेता हूँ। और हर मेरा मानना है कि हर व्यक्ति को ऐसा करना चाहिए कि ताकि उसके दरवाजे हर किसी के लिए खुले हों, और बंद दरवाजे में निश्चित है कि थोड़ा सा भ्रम होता है लोगों को। ये थे हमारे साथ में लखनऊ के जिला विद्यालय निरीक्षक डॉक्टर अमरकांत सिंह जी, जिनसे मैंने अशासकीय सहायता प्राप्त और राजकीय स्तर विद्यालयों के बारे में जानकारी ली,
और जो भी समस्याएं थी अशासकीय सहायता प्राप्त से उनको अवगत कराया और भविष्य में राजकीय स्तर पे भी जैसे सर ने मुझे अनुमति दी है जा करके देखूंगा जो विद्यालय में सुधार होने लायक होंगे या विद्यालय की जो स्पेशलिटी वो आप लोग के समक्ष आएगी। सर इसी तरह से दरवाजे हम चाहेंगे हर अधिकारी के खुले हों। आपने हमें इतना समय दिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद और बराबर हम आपसे इसी तरह से मिलते रहेंगे। नहीं, मैं भी आपको बहुत बहुत धन्यवाद और बधाई दूंगा। और आपके चूँकि समाज में हर तरह के लोग होते हैं, तो मैं भी यही चाहूँगा कि आप ही की तरह दूसरे लोग भी सकारात्मक सोच के साथ जो हमारी गलतियां हों, कमियां हों, उनको बताएं ताकि हम लोग मिलजुल करके उसको दूर कर सकें। और अंत में मुझे कभी नहीं कि आप अगर कोई गलती बताएंगे तो किसी तरीके का हमारा रिएक्शन होगा। हम तो उस चीज़ को करते हैं कि अगर हमारी कोई गलती है, अगर हम आज नहीं सुधारेंगे तो कल तो बहुत विलम्ब हो चुका होगा। अंत में वही कि निंदक नियरे राखी आंगन कुटी छवाए। अगर आप कोई भी चीज़ करेंगे तो निंदक तो नहीं यहाँ पे है, आप तो हमारे सहयोगी के रूप में आएंगे और इस चीज़ को लेकर के आएंगे तो हम कोशिश ये करेंगे कि जो भी आपके द्वारा बताया गया उसे हम जल्दी से जल्दी सही करा पाएँ। बहुत बहुत धन्यवाद सर आपका। थैंक यू सो मच। थैंक यू।